नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे कैपेसिटी मेजरमेंट के बारे में। ये क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर क्यों होता है, प्लांट के अंदर क्या काम में आता है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैपेसिटी मेजरमेंट के बारे में। कैपेसिटी मेजरमेंट इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग करना पड़ता है कुछ भी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, कितना वो प्रोडक्शन करने वाला वो प्लांट कितना प्रोडक्शन करेगा या फिर आगे कितना करवाना चाहता है, ये सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। उस प्लांट का मशीनरी क्या काम में आएगा, वो कितना कैपेसिटी लोड ले पाएगा, वो अपने ऊपर कितना प्रेशर ले पाएगा, कितना वो प्रोडक्ट पहुंचा पाएगा मार्केट में। ये सब होता है कैपेसिटी प्लानिंग। इसे हम लोगों ने तो आसानी भाषा में समझ लिया, लेकिन अब हम लोग इसे बुकिश लैंग्वेज में कि आप इसे एग्जाम में किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेल मी अबाउट द कैपेसिटी मेजरमेंट और कैपेसिटी प्लानिंग, तो आप उसे किस तरीके से सजाकर लिखोगे। The capacity of the manufacturing unit can be expressed in number of units to output per period। तो कैपेसिटी मैन्युफैक्चर जो होता है वो एक यूनिट के टाइप का होता है, वो एक एक्सप्रेस्ड इन नंबर, वो नंबर पे एक्सप्रेस किया जाता है कि मुझे 10 टन चाहिए, 50 टन चाहिए, 50 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 2 पीस चाहिए, 50 पीस चाहिए, 100 पीस चाहिए। इस तरीके से उसे एक नंबर के हिसाब से बताया जाता है। उनका आउटपुट जो है वो नंबर पे होता है। और इन सम सिचुएशन मेजरिंग कैपेसिटी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन दे मैन्युफैक्चर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। और कई बार ऐसा सिचुएशन भी हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारा जो सिचुएशन होता है जिसमें मैन्युफैक्चर जो होता है प्रोडक्ट का मल्टीपल होता है, दो दुगना तिगना करके होता है, या फिर दो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है एक ही बार में। इस तरीके से भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसा सिचुएशन भी हम लोग को कई बार ऐसा प्लांट में देखने को मिलता है। अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो फिर उस प्रोडक्ट को बनाने में जहाँ पे वो एक साल में 1 टन या 1000 टन प्रोडक्शन करता था, वहां पे उसी टाइम पे एक साल में उसे 2000 टन या 3000 टन प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना पड़ता होगा। तो यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से होता है मेजरमेंट। फिर इन सच सिचुएशन द कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज मैन आवर्स और मशीन आवर्स। और यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन जब होता है तो वहां पे आदमी का पावर, घंटा का पावर और मशीन का पावर कितना है, वो कितना प्रेशर ले पा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। द रिलेशनशिप बिटवीन कैपेसिटी एंड आउटपुट। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन हम लोग कैपेसिटी और आउटपुट के बीच में जानेंगे कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है एक दूसरे का। फिर पहला आता है डिजाइन कैपेसिटी, कि डिजाइन क्या हम लोग को करना है। डिजाइन कैपेसिटी ऑफ ए फैसिलिटी इज द प्लान्ड और इंजीनियर्ड रेट ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर नॉर्मल और फुल स्केल ऑपरेटिंग कंडीशंस। डिजाइन कैपेसिटी जो है वो एक ऐसा फैसिलिटी है जो प्लान करता है, जो इंजीनियर्स होते हैं वो प्लान करते हैं कि उनको कितना आउटपुट करना है, उनको क्या सर्विस देना है और उनका फुल स्केल ऑपरेटिंग कंडीशन क्या होने वाला है इस पे। जैसे कि द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ द सीमेंट प्लांट इज 100 टीपीडी, यानी कि टन्स पर डे। 100 टन पर डे उनका कैपेसिटी होता है कि एक दिन में उनको 100 टन प्रोडक्शन सीमेंट बनाना है उस प्लांट में। तो कैपेसिटी ऑफ द शुगर फैक्ट्री इज 150 टन ऑफ शुगर केन क्रशिंग पर डे। और फिर शुगर फैक्ट्री का पर डे लिमिट क्या होता है कि उसको कम से कम 150 टन अपना शुगर जो है बनाना है, उसको ईख जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग किताड़ी बोलते हैं, उसका हम लोग को क्रश करना है और उसे हम लोग को 150 टन्स का चीनी प्रोडक्ट करना है। तो इस तरीके का होता है डिजाइन कैपेसिटी की हम लोग कैसे क्या करना है, कि एक दिन में कितने टन्स या फिर एक साल में हमें कितने टन्स का प्रोडक्शन करना है। फिर आता है सिस्टम कैपेसिटी इज द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स द system of workers and machines is capable of producing as an integrated whole।
System capacity is less than design capacity or at the most equal because of the limitation of product mix, quality, specification, breakdowns. The actual is even less because of many factors affecting the output such as actual demand, downtime due to machine equipment failure and unauthorized एब्सेंटिज्म। यहाँ पे सिस्टम कैपेसिटी को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, वो एक मैक्सिमम आउटपुट की तरफ से चलता है और उसका स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है कि उनको प्रोडक्ट मिक्स करके चलाना पड़ता है, उनको हर प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, हर तरह का वर्कर से, हर तरह का मशीन उनको चलाने आना चाहिए, हर तरह का मशीन से उनको प्रोडक्शन करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और उसका सिस्टम कैपेसिटी जो होता है वो बहुत ही लेस होता है, वो डिजाइन कैपेसिटी भी बहुत कम होता है, और जबकि करीब करीब इक्वल भी होता है कि मुझे एक दिन में 100 टन भी बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, और उनका सिस्टम कैपेसिटी भी उतना ही है, 100 ही बनाता है। तो इस तरीके से होता है प्रोडक्ट मिक्स। फिर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के उनका क्वालिटी में भी कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, अच्छा बेटर क्वालिटी का हम लोग को प्रोडक्ट मिले, मार्केट में बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट जाए, ब्रेक डाउन सब कुछ अच्छा होना चाहिए, उनका मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर इसमें क्या होता है, इस मशीन में बहुत सारा फैक्टर्स इफेक्ट भी करता है, जो आउटपुट डिमांड होता है, जो बाहर से हम लोग को उस प्रोडक्ट का डिमांड मिल रहा है, डाउन टाइम ड्यू टू मशीन, कुछ कारण से मशीन बंद है तो उसका जो डिमांड हो रहा है वो भी फेल हो रहा है। तो यहाँ पे सबको लेके चलना पड़ता है, उनका जो बीच में एब्सेंटिज्म हो गया, प्रोडक्ट नहीं बना है, उन सभी को लेकर उन लोगों को पहले से प्लान करके रखना होता है, वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि अगर इन फ्यूचर की मेरा ये प्रोडक्ट का मशीन खराब हो गया तो मैं मार्केट में अपना वो प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाऊंगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल एक देख सकते हैं कि हम लोग मार्केट में कभी जाते हैं या फिर अभी जैसे ऑनलाइन मार्केट का जमाना है, तो हम लोग देखते हैं कि पर डे हम लोग को कोई भी फोन ले लेते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेते हैं, एन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें ऑनलाइन मार्केट में। तो अगर हम लोग को कुछ फोन लेने, जैसे कि हमें कुछ रेडमी का नया जो फोन निकला उस फोन को लेना है, तो उसका भी एक टाइम होता है कि ये कितने टाइम के लिए आ रहा है और कितने टाइम में इसका आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो देखता है कि इसका अभी डिमांड ज्यादा है और हम लोग का पास मशीन कम है, वर्क पावर कम है, तो हम लोग का प्रोडक्ट भी कम बन रहा है, जिस कारण से मार्केट में जो डिमांड है वो इक्वली रह रहा है। और उस एब्सेंटिज्म में जो दूसरे कंपनीज है, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये लोग अपना नया प्रोडक्ट को लेके आ पा रहे हैं। अगर किसी कस्टमर को रेडमी का फोन नहीं मिल रहा है तो उसी प्राइस में उसी की तरह रियलमी का ले रहा है या फिर वीवो का ले रहा है, ओप्पो का ले रहा है, इस तरीके से चलता रहता है। तो यही होता है सिस्टम कैपेसिटी, सबको चलाना पड़ता है, उसका एब्सेंटिज्म को भी सहना पड़ता है। उसके बाद आता है हम लोग का कैपेसिटी आउटपुट रिलेशनशिप। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा डिजाइन कैपेसिटी। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाकर रखा है आप लोग के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले डिजाइन कैपेसिटी होता है रिड्यूस बाय लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स, प्रोडक्ट मिक्स, लॉन्ग रेंज मार्केट कंडीशन, टाइट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, इनबैलेंस इन इक्विपमेंट और लेबर, जो हम लोग का डिजाइन कैपेसिटी से होकर सिस्टम कैपेसिटी में आता है। और सिस्टम कैपेसिटी क्या करता है, रिड्यूस बाय शॉर्ट रेंज इफेक्ट्स, एक्चुअल डिमांड, इन efficiency of workers, machine inefficiencies, scheduling, planning and control, और उन सभी को एक कंट्रोल से, एक प्लान के थ्रू एक्चुअल आउटपुट में लेकर जाता है, यानी कि मार्केट में लेकर जाता है। The system capacity is less than design capacity because of long range uncontrollable factor, और जो सिस्टम कैपेसिटी होता है वो डिजाइन कैपेसिटी से बहुत कम होता है, उसका लॉन्ग रेंज मार्केट को या फिर लॉन्ग रेंज टाइम के लिए वो नहीं होता, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका वो फैक्टर जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है। द एक्चुअल आउटपुट इज स्टिल रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म इफेक्ट सच एज ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट, इनफिशिएंसिंग एफिशिएंसी ऑफ लेबर। और ये किस कारण से होता है, ये होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट के कारण। इनका जो रिड्यूस होता है, जो भी प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, कम हो जाता है, एक्चुअल आउटपुट जो है वो कम होने लगता है, वो उसका कारण होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स के लिए। फिर कोई मशीन या इक्विपमेंट बंद पड़ गया इसलिए, या फिर लेबर कुछ काम छोड़ के चले गए, या फिर कोई बीमार हो गया, या तो फिर लेबर ने आंदोलन छेड़ दिया, उनका कुछ प्रॉब्लम को लेके वो लोग काम नहीं कर रहे होते, तो इस तरीके से चलता है। द सिस्टम एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ एक्चुअल मेजर्ड आउटपुट ऑफ द सिस्टम कैपेसिटी, और ये एक रेशियो में मेजर किया जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने उसका फॉर्मूला भी एक बनाकर रखा है, सिस्टम एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट माइनस सिस्टम कैपेसिटी। अगर हम लोग इस तरीके से निकालेंगे तो हम लोग का रेशियो भी निकल जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाइसेंस्ड कैपेसिटी क्या होता है। कैपेसिटी लाइसेंस्ड बाय द वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज और गवर्नमेंट अथॉरिटीज इज
इज द लिमिटेशन ऑफ द आउटपुट एक्सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। और लाइसेंस कैपेसिटी ये होता है कि उनका जो वेरियस रेगुलेटरी जो एजेंसीज है, जो बड़े बड़े एजेंसीज होते हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटीज होते हैं, उनका रोज का काम होता है कि मुझे इतने टन इतने सामान को प्रोडक्ट करना है, प्रोड्यूस करना है और मार्केट में भेजना है। तो ये एक लिमिट होता है, आउटपुट एक्सरसाइज भी होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू करवाया जाता है। और फिर आता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, द कैपेसिटी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इंस्टॉल कैपेसिटी। फिर कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी जो होता है वो कैपेसिटी अपना प्रोवाइड करता है उस टाइम को, उस इंस्टॉलेशन को कि कितना टाइम लगेगा, उसे ही प्लांट में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी कहते हैं। फिर आता है रेटेड कैपेसिटी, कैपेसिटी बेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्रोडक्शन रेट एस्टैब्लिश्ड बाय एक्चुअल ट्रायल्स इज रिफर्ड टू एज रेटेड कैपेसिटी। रेटेड कैपेसिटी क्या होता है, वो कैपेसिटी पे बेस्ड होता है, वो हाईएस्ट प्रोडक्शन रेट को स्टैब्लिश करता है, वो हाईएस्ट रेट प्रोडक्शन को बताता है, उसका एक्चुअल ट्रायल्स दिखाता है, जिसे हम लोग रेटेड कैपेसिटी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग का। अब तक हम लोगों ने कैपेसिटी मेजरमेंट को समझा था कि क्या होता है, अब हम लोग उसका प्रोसेस को समझेंगे। कैपेसिटी प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद डिफाइनिंग द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म कैपेसिटी नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमाइनिंग हाउ दोज नीड्स विल बी सेटिस्फाइड। तो यहां पे कैपेसिटी प्लानिंग एक ऐसा कंसर्न है जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपेसिटी का नीड रखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशन को, और जिसे डिटरमाइन करता है अलग तरह से उनके जो सेटिस्फैक्शन नीड्स होते हैं कस्टमर से या फिर उस प्रोडक्शन का या उस प्लांट का कि मुझे एक दिन में 100 टन या 50 टन या 200 टन सामान मुझे चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए हर दिन। तो ये उनका जो नीड होता है उनको सेटिस्फाई करना होता है। कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन आर टेकन बेस्ड अपॉन द कंज्यूमर डिमांड एंड दिस इज मेजर्ड विद द ह्यूमन मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये बेस्ड होता है प्लानिंग डिसीजन, कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन जो होता है वो बेस्ड होता है कंज्यूमर डिमांड के ऊपर कि वो कितना डिमांड कर रहे उस प्रोडक्ट को लेके, उनका मर्ज क्या है, उनका ह्यूमन मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कि उनको कितना पैसा मिल रहा है, उनके पास कितने लेबर्स है, उनका क्या डिमांड है, उनके पास कौन कौन से मटेरियल्स है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये सब होता है। सो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स कैन बी इवेल्युएट फ्रॉम टू perspective long term capacity strategies and short term capacity strategies। और ये बिल्कुल ये इनका रिक्वायरमेंट होता है कि ये लोग जो है कैपेसिटी स्ट्रेटजीज पे चलते हैं। इनका एक स्ट्रेटजीज होता है कि उनको शॉर्ट टर्म में चलाना है, लॉन्ग टर्म में चलाना है। उन सभी दोनों का उनका अपना अपना एक स्ट्रेटजी होता है, मुझे कौन सा प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है और कौन सा प्रोडक्ट बस कुछ टाइम के लिए चलाना है। तो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी में कौन कौन से आते हैं, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स are more difficult to determine because the future demand and technology are uncertain। और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी रिक्वायरमेंट जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में क्या पता कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए या फिर नया टेक्नोलॉजी आ जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसे हम लोग को फोरकास्ट करके रखना पड़ता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं वहां पे क्या करूंगा, हमारा कंपनी वहां पे क्या करेगा। तो ये होता है फोरकास्टिंग फॉर 5 और 10 years इनटू द फ्यूचर इज मोर रिस्की एंड डिफिकल्ट। 5 से 10 साल के बीच में क्या चेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में, उनको फोरकास्ट करके चलना पड़ता है। और ये बहुत ही डिफिकल्ट भी होता है प्लांट ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बहुत ही रिस्की भी होता है कि अगर उन्होंने पैसे लगा दिए और अचानक उनका 1 साल बाद या 5 साल बाद दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया, नया प्रोडक्ट ट्रेंड पे आ गया, तो वो क्या करेंगे। ये सब लेके चलना होता है। इवन समटाइम्स कंपनीज टुडेज प्रोडक्ट्स में नॉट बी एग्जिस्टिंग इन द फ्यूचर। और हो सकता है कि आज जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, जो कंपनी चल रहा है, हो सकता है वो आगे फ्यूचर में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये भी होता है। फिर लॉन्ग रेंज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स आर डिपेंड ऑन मार्केटिंग प्लान्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। और ये बिल्कुल ही डिपेंड करता है मार्केटिंग प्लान को लेके, उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेके, उनका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा है, उनका डिमांड ठीक टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनका फोरकास्टिंग सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये होता है। Long term capacity planning is concerned with accommodating major changes that affect overall level of the
आउटपुट इन लॉन्ग टर्म। और ये लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग जो होता है वो अकोमोडेटिंग होता है, जो हर तरह का हर मेजर चेंजेस में इफेक्ट लाता है और अपना लेवल को और आगे बढ़ाने का कोशिश करता है, अपना लॉन्ग टर्म आउटपुट के लिए आगे बढ़ने का कोशिश करता है, चेंजेस लाने का कोशिश करता है। मार्केटिंग इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड इंप्लीमेंटिंग द लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान्स इज अ सिस्टमेटिक मैनर आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। और ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है मैनेजमेंट का, जो उनको एक सिस्टमैटिक मैनर के तरीके से उनको चलाया जाए, जिससे उनका जो काम है, उनका जो प्लांट है, उनका जो प्रोडक्ट है मार्केटिंग एनवायरनमेंट में लॉन्ग टर्म तक चले, ज्यादा दिन तक चलता रहे, ये होता है। फॉलोइंग पैरामीटर्स विल अफेक्ट लॉन्ग रेंज कैपेसिटी डिसीजन। और जो पैरामीटर्स होते हैं वो बस एक ही चीज को फॉलो करते हैं कि उनका जो लॉन्ग रेंज कैपेसिटी डिसीजन है उस पर इफेक्ट करना है, उस पर इफेक्ट लेके आना कि आगे क्या होने वाला, आगे मैं क्या लेकर आऊं जो मेरा प्रोडक्ट आगे चलेगा, इस तरीके से। तो ये तो था, अब हम लोग उसके अंडर जो है उनको समझेंगे। तो पहला आता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में क्या आता है, कंपनीज प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट यूजिंग द सेम फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट। कंपनी प्रोड्यूस करता है नए एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेम फैसिलिटीज में, सेम ऑर्डर में, ताकि वो जो है अपना कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर। और मैन्युफैक्चरिंग जो ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है कंपनी, वो अपना जो रिस्क है, फेलियर रिस्क है, उसको बहुत कम कर देता है कि अगर इन फ्यूचर कभी 5 साल 10 साल में नया प्रोडक्ट आ गया, लेकिन मैं तो उस प्रोडक्ट से बहुत सारा प्रॉफिट कमा चुका हूं, तो ताकि मैं अगर जो नया प्रोडक्ट आता है उसे मैं फिर से चालू कर सकूं और इसे बंद कर सकूं, तो उनका कोई लॉस नहीं हो कंपनी का। इसलिए वो लोग डबल मल्टीपल तरीके से प्रोडक्शन को प्रोडक्ट करते हैं। एक दिन में जहां पे 100 टन करना है वहां पे 200 टन कर देते हैं, जहां 200 करना है वहां 400 कर देते हैं, डबल करने लगते हैं। फिर हैविंग मोर देन वन प्रोडक्ट हेल्प्स द कैपेसिटी प्लानर्स टू डू अ बेटर जॉब। और उनको जरूरत पड़ता है एक प्रोडक्ट जो है उनका अच्छी तरीके से हेल्प करे उनका प्लान और बेटर जॉब के लिए, कि वो एक अच्छा काम करे, कंपनी प्रोडक्ट का सेटिस्फैक्शन अच्छा मिले कस्टमर को, वो और डिमांड बढ़े और वो प्रोडक्ट कभी भी लॉस में न जाए, वो हमेशा ट्रेंड में रहे। फिर आता है बिकॉज प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट इन स्टेजेस। Because products are in different stages of their life cycles, it is easy to schedule them to get maximum capacity utilization। और इन प्रोडक्ट का जो डिफरेंट स्टेज होता है, लाइफ साइकिल जो होता है उनका, वो एक शेड्यूल तरीके से होता है और उनको मैक्सिमम कैपेसिटी जो है उनको यूटिलाइज करना होता है एक शेड्यूल के टाइम पे। इजी शेड्यूल होता है कि मुझे 1 दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए, 1 घंटे में चाहिए, 2 घंटे में चाहिए, इस तरीके से। फिर हम लोग का बी नंबर ऑप्शन है फेजिंग इन कैपेसिटी। फेजिंग, इसमें अलग अलग फेज होते हैं, बहुत लो लेवल के फेज होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, मिडिल लेवल के होते हैं। इन हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एंड इन इंडस्ट्रीज वेयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स आर वेरी फास्ट, द रेट ऑफ ऑब्सोलेंस इज हाई। जहां पे जिनका रेट ऑफ ऑब्सोलेंस बहुत हाई होता है उनका हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज भी होता है, ताकि वो जो आने वाले फ्यूचर में जो भी कॉम्पिटिटर्स है, नए ट्रेंड्स है, उनको वो तुरंत वो कैप्चर कर सके। उनका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी बहुत तेज होता है कि आगे क्या होने वाला उन्हें पहले से पता चल जाता है। तो यही होता है, द प्रोडक्ट शुड बी ब्रॉट इनटू द मार्केट क्विकली। और वो उनका जो प्रोडक्ट है तुरंत से तुरंत मार्केट में बिक जाए, ऐसा उनको प्रोडक्ट भी बनाना पड़ता है। एक लो कॉस्ट पे बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्ट द फैसिलिटीज विल बी लॉन्ग एंड देयर इज नो मच टाइम एज द प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट क्विकली। और इनका एक ही मकसद होता है कि इनका प्रोडक्ट का जो भी फैसिलिटी है वो तुरंत से तुरंत कंज्यूमर को मिले, उनका वो वेट नहीं कर पाए, उनके पास टाइम बिल्कुल ना हो। नो मच टाइम एज द प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, उनके पास प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस करने का कोई टाइम ना हो, एडवर्टाइजमेंट ना हो, डायरेक्ट मार्केट पे अपना प्रोडक्ट बेचना है और बेचकर अपना उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करना है। हियर द सॉल्यूशन इज फेस्ड इन कैपेसिटी ऑफ मॉड्यूलर बेसिस। सम कमिटमेंट इज मेड फॉर बिल्डिंग फंड्स एंड मेन टुवर्ड्स facilities over period 3 or 5 years. This is an effective way to capitalized and technology breakthrough. और इनका एक कमिटमेंट भी होता है कि इनको 3 से 5 साल में इनको अपना पूरा जो बिल्डिंग फंड है, मैन का और फैसिलिटीज का, सभी पीरियड को एक अच्छे तरीके से मैक्सिमाइज करना है और अपना एक नया इफेक्टिव कैपिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी का
स्थापना करना है। उसके बाद अगर फेजिंग आउट कैपेसिटी, अब उनका जो काम है, उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट फोरकास्ट कर लिया, 3-4 साल चला लिया, अब है उनका प्रोडक्ट का डिमांड बाहर में भेजना। तो द आउटडेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जो प्रोडक्ट बन चुका है या फिर अब बंद हो चुका है बनना, लेकिन उनके पास प्रोडक्ट स्टॉक में बचा हुआ है, उनको किस तरीके से उनको यूज करना है, उनका जो डाउन टाइम है वो खत्म हो गया, उनको किस तरह से वो आगे बढ़ाएंगे। द इम्पैक्ट ऑफ क्लोजर्स इज नॉट लिमिटेड टू ओनली फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दोज द फेजिंग आउट हियर इज डन विथ ह्यूमनिस्टिक वे विदाउट अफेक्टिंग द कम्युनिटी। तो यहां पे अब वो लोग क्या सोचते हैं कि उनका जो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स है उनको किसी भी ह्यूमैनिटीज को इफेक्ट ना करते हुए उनको अपना प्रोडक्ट को बेचना है। अब वो किस तरीके से बेचना है वो उन पे डिपेंड करता है कि उनका प्राइस कम करना है, उनका क्वालिटी अच्छा करना है, वो उनका ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसमें क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ताकि जो उनका प्रोडक्ट है वो बाहर जाके उनका मार्केट पे असर ना करे, उनके जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स है उनको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। फिर द फेजिंग आउटपुट ऑप्शन मेक्स अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मेन लाइक शिफ्टिंग देम टू अदर जॉब्स और टू अदर लोकेशन, कॉम्पनसेटिंग द एम्प्लॉयज एटसेट्रा। फिर ये क्या होता है, ये आउट जो है, फेजिंग आउट जो है वो एक बेटर ऑप्शन होता है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का, जिसमें उसके लेबर्स का या फिर उनके अंडर जो मशीन्स है, लोकेशन है, कॉम्पिटिशन्स हैं, उन सभी को ठीक तरीके से चलाए, उन सभी का काम अच्छी तरीके से हो। फिर आता है हम लोग का दूसरा पॉइंट, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी स्ट्रेटेजीज। शॉर्ट टर्म कैपेसिटी स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, मैनेजर्स ऑफन यूज फोरकास्ट टू प्रोडक्ट डिमांड टू द एस्टिमेट द शॉर्ट टर्म वर्कलोड द फैसिलिटीज मस्ट हैंडल्ड। मैनेजर्स क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि उनको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट डिमांड बढ़ाना है शॉर्ट टाइम के लिए, और उनके ऊपर वर्कलोड जो होता है बहुत ज्यादा होता है और उनको हैंडल भी करना पड़ता है। Managers looking ahead up to 12 months anticipate output requirements for different products एंड सर्विसेज, और उनका 12 महीनों का उन्हें 12 महीने देखना पड़ता है कि उनका एंटिसिपेट जो है आउटपुट रिक्वायरमेंट कैसा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, उनका सर्विसेज का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है। मैनेजर्स देन कंपेयर रिक्रूटमेंट्स विद इन existing capacity and then take decision as to when the capacity adjustment are needed। यहां पे मैनेजर्स जो है कंपेयर करते हैं रिक्रूटमेंट्स को जो एग्जिस्ट होते हैं उनके कैपेसिटी को, उनका सही डिसीजन लेने के लिए वो क्या एडजस्टमेंट करने वाले, उनका क्या नीड है कस्टमर का, ये सब देखने के लिए। फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड्स ऑफ अप टू 1 ईयर, ये 1 साल का होता है। फंडामेंटल कैपेसिटी इज फिक्स्ड, इनका फंडामेंटल कैपेसिटी हमेशा फिक्स रहता है कि 1000 टन बनाना है, 100 टन बनाना है एक दिन में। और मेजर फैसिलिटीज विल नॉट बी चेंज, और जो उनका जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज होता है वो कभी चेंज नहीं होता। मैनी शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट आर फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग कैपेसिटी आर पॉसिबल। अगर कैपेसिटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, एडजस्टमेंट हुए, तो उनका इंक्रीज और डिक्रीज कैपेसिटी चेंज होता रहता है। The adjustment to be required depend upon the conversion process, like whether it is capital intensive or labor intensive or whether product can be sorted as inventory। ये शॉर्ट टर्म पीरियड्स के जो होते हैं उनका जो भी कैपिटल होता है, जो भी कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं, उन सभी को सही तरीके से रखना होता है, उनको चलाना भी सही तरीके से होता है, और उन्हीं पे डिपेंड करता है उनका एडजस्टमेंट कि वो किस तरीके से चला रहे। कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस डिपेंड ऑन द फिजिकल फैसिलिटीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और कैपिटल इंटेंसिव जो है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैसिलिटीज कि उनका मैन पावर, मैन फोर्स कैसा है, उनका प्लांट कैसा है, उनका इक्विपमेंट कैसा है, किस तरीके से काम कर रहा है। शॉर्ट टर्म कैपेसिटी कैन बी मॉडिफाइड बाय ऑपरेटिंग दिस फैसिलिटीज मोर और लेस इंटेंसिवली देन नॉर्मल। और शॉर्ट टर्म जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है, वो मॉडिफाइड भी बहुत तरीके से होता है, और उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज भी होते हैं और बहुत लेस इंटेंसिवली होते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल होता है, नॉर्मल से भी कम होता है। फिर इन लेबर इंटेंसिव प्रोसेस शॉर्ट टर्म कैपेसिटी कैन बी चेंज्ड बाय लाइंग ऑफ और हायरिंग पीपल और बाय गिविंग ओवर टाइम वर्कर्स। और इनका जो ओवर टाइम होता है पीपल का वो बहुत ही लाई होता है, बहुत ही लाइंग ऑफ होता है, बहुत ही चेंज्ड होता है इनका कैपेसिटी। द स्ट्रेटेजीज फॉर चेंजिंग कैपेसिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन हाउ लॉन्ग द प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड एज इन्वेंट्री। और
इनका जो चेंजेस होता है, इनका जो चेंजिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत डिपेंड करता है प्रोडक्ट का स्टोर में, उसका इन्वेंट्री में। उसके बाद आता है द शॉर्ट टर्म कैपेसिटी स्ट्रेटजीज आर इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग स्लैक पीरियड्स। इन्वेंट्रीज जो गोडाउन होते हैं उनके स्टॉक फिनिश जो होते हैं उनके ड्यूरिंग स्लैक पीरियड्स टू मीट द डिमांड ड्यूरिंग पीक पीरियड, और उनको पहले से अपना स्टॉक बना के रखना होता है कि जैसे ही मार्केट में वो स्टॉक खत्म हुआ उनका नया स्टॉक वापस आ जाए। ड्यूरिंग पीक पीरियड्स द विलिंग कस्टमर आर रिक्वेस्टेड टू वेट एंड देयर ऑर्डर आर फुलफिल्ड आफ्टर अ पीक डिमांड पीरियड। और जब मार्केट से पूरा का पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है तो उनको कुछ टाइम दिया जाता है कि आप कुछ टाइम दे ताकि उनका जो स्टॉक है वो तुरंत से तुरंत मार्केट में प्रोवाइड कर दिया जाए। कस्टमर को रिक्वेस्ट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट लेवल, हायरिंग और फायरिंग, हायरिंग एडिशनल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग पीक डिमांड पीरियड एंड ले ऑफ एम्प्लॉयज एंड डिमांड डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या होता है, जब हायरिंग और फायरिंग होता है, यहाँ पे जब उनका मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है उनका प्रोडक्ट का, तो उनका एम्प्लॉय जो है वो ले ऑफ हो जाता है और डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, डेवलप मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग सो दैट दे कैन बी रोटेड अमॉन्ग डिफरेंट जॉब्स। और एम्प्लॉय ट्रेनिंग में क्या होता है कि उनका मल्टीपल स्किल को एम्प्लॉयज का डेवलप किया जाता है, जिसके कारण जहां पे ज्यादा जरूरत होता है, जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा जरूरत होता है उस डिपार्टमेंट का उन्हें जॉब दे दिया जाता है। मल्टी स्किलिंग हेल्प्स एज अ अल्टरनेटिव टू हायरिंग एम्प्लॉयज, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ड्यूरिंग पीक पीरियड्स हायर द कैपेसिटी ऑफ अदर फर्म्स टेम्पोरली टू मेक द कंपोनेंट पार्ट्स और प्रोडक्ट्स। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, ये ड्यूरिंग पीक पीरियड्स में क्या करता है, फर्म का टेम्पोरली होता है और ये अलग अलग पार्ट्स में प्रोडक्ट को बनाता है। कैपेसिटी जो है इनका फर्म का अलग अलग तरीके से होता है। प्रोसेस डिजाइन, चेंज जॉब कंटेंट्स बाय रिड्यूसिंग द जॉब। प्रोसेस डिजाइन में क्या होता है कि जो जॉब होता है वो जॉब कंटेंट जो है वो रीडिजाइन किया जाता है, नया तरीके का जॉब लेकर आया जाता है। अभी आप हो सकता है अभी आप प्रोडक्शन के टाइम में हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम पे सेल्स का दे दिया जाए, मार्केटिंग का दे दिया जाए, इस तरीके से होता रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ, और वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।